में था कि मैं इस किताब को एक रात में पढ़ जाऊंगा, तो उन तीनों चीजों में से मैं एक भी चीज को वहां पर लागू नहीं करूं। तो मुझे लगता है कि चाहे सर हो या कोई भी भारतीय लेखक हो, जिस भी भारतीय भाषा में लिख रहा हो, हमें उनको अटेंशन, एम्पैथी और टाइम, ये तीन चीज जरूर देनी चाहिए। क्योंकि जब हम कविता की बात करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। गद्य में या फिक्शन में सब फैला रहता है, फैलाव दिखता है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है उसको समझने के लिए आपको इन तीनों चीजों की आवश्यकता है। दूसरी एक बात जो मुझे बहुत, जहां पर मैं रुक गया, वो था सर की किताब का टाइटल। इसमें एक अंग्रेजी का शब्द है, तो अंग्रेजी में कहीं से आया है, वो शब्द है वाया। ये वाया तो हम लोग एक्चुअली अंग्रेजी में बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। वाया जहां एक तरफ मार्ग जैसा दिखता है, वहीं से जब कोई वाया के थ्रू आता है तो उसमें संशय भी पैदा होता है। वाया में एक पिछले दरवाजे से घुसने की आशंका भी है, क्योंकि सीधे रास्ते से नहीं आ रहा। वाया में किसी को इंक्लूड करने की भी आशंका है कि कोई छूट रहा होगा उसको लेते चलेगा, तो वाया होते हुए चलेगा। तो मुझे ये शब्द जो है बहुत सुंदर लगा, और ये कहीं से होकर हमें कहीं भी ले जा सकता है। तो आप जब पूरा संकलन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि जो कविताएं हैं वो किसी एक मुद्दे पर बात ना करके बहुत सारे हमारे समाज के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर एक खास किस्म की बात करती है। दूसरी बात यह है कि मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करने के लिए इतना ज्यादा ट्रेन नहीं हूं, क्योंकि मैं हिंदी भाषा का विद्यार्थी इंस्टीट्यूशनल रूप से नहीं रहा हूं। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे तो आप सब लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मैं किस तरह के मुद्दों पे बात करती है उसके ऊपर भी थोड़ा बात करना चाहता हूं। कुछ कविताएं हैं जिनको पढ़ने के बाद दूसरे लेखकों की याद आती है। जैसे कि एक कविता है इसके अंदर जहां पे वो किसी डिक्टेटर के पैदा होने की बात है। वो कविता हम ढूंढ रहे। और कुछ कविताओं को आप ऐसे क्लब कर सकते हैं, जैसे कुछ कविताओं को मैंने मार्क किया है, उसमें पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कि अपन एंटन चेखोव की कहानी है वार्ड नंबर 6। तो वार्ड नंबर 6 में क्या होता है कि एक डॉक्टर है, वो ठीक ठाक डॉक्टर है, लेकिन उसको एक अजीब किस्म की भूख है। अजीब को मैं इन्वर्टेड कॉमा में रखा हूं। उसकी भूख ये है कि उसको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बहुत पसंद है। उसको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बहुत पसंद है, लेकिन कोई उसको मिल नहीं रहा है जिससे कि वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर ले। तो वो कूद रहा है, और वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। पिताजी ने कहा कि डॉक्टर बन जाओ, तो डॉक्टर बन गया। और इस अस्पताल में वार्ड नंबर 6 में पागल लोगों को रखा जाता है। तो उसकी ड्यूटी जब पागल वाले वार्ड में लगती है 6 में, वार्ड नंबर 6 में, तो उसको एक आदमी वहां मिलता है जो उसको काफी इंटेलेक्चुअल लगता है, और वो उससे बात करता है, उससे संवाद करता है, उसको फील होता है कि ये सही है। और आप देखेंगे कि कहानी के खत्म होते होते जो बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर था उसको भी पागल घोषित करके उसी कमरे में रख दिया जाता है। तो ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए क्या हमारे पास अब जमीन बची है? बाहर तो पता नहीं, लेकिन सर किताब में उस जमीन की खोज जरूर कर रहे हैं। और उस जमीन की खोज करने से मतलब है कि ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं
या कम से कम ऐसे मुद्दों की तरफ इशारा कर रहे हैं या उनकी शिनाख्त कर रहे हैं जो आम तौर पर हम लोग विश्वविद्यालय के स्पेस में बात करने से थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा घबराते हैं। और इस चीज को करने के लिए जो वो तकनीक, जिस तकनीक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तकनीक भी बड़ी अच्छी है। बहुत सारी कविताओं में आपको इंग्लिश में हम अगर कहें तो मॉडर्निटी, माइथोलॉजी एंड ट्रेडिशन, आधुनिकता, मिथक और परंपरा, इन तीनों रास्तों का सहारा लेकर, तो ये भी वाया है, ये रास्ता भी एक वाया है कि बहुत सारे रास्तों को मिलाकर आप कहीं को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें घर भी आपका एक रास्ता है। जैसे एक बड़ी अच्छी उनकी कविता है, तो शायद इस संकलन से पहले मैंने कहीं पढ़ ली थी, जो उन्होंने शायद पत्नी को समर्पित की है। कोरोना किचन, कोरोना में किचन। तो मुझे लगता है कि जो अच्छा लेखक होता है, जो बड़ा लेखक होता है, वो अपनी बहुत ही पर्सनल, बहुत ही व्यक्तिगत चीज को वैश्विक बना। तो मेरी थोड़ा वहां से आप उस जगह आपसे मतभेद है। अगर आप उस कविता को डेडिकेट नहीं करते मैडम को, तो मुझे लग रहा है कि उस पर कुछ और ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो एक विश्व स्तर की कविता है, क्योंकि आजकल हमें बहुत चीजें पता नहीं चलती, लेकिन वो है। एक इशारा थोड़ा करता हूं, सर की कविताओं से उसका आइडिया मुझे लगा है। आप सुंदरपुर में सब्जी खरीदने जाइए और वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो आपकी क्लास से या आप जिस समाज से आते हैं, आर्थिक दृष्टि से थोड़ा उससे नीचे से आता है। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो थोड़ा जो हमसे भी थोड़ा नीचे स्तर पर इसी तरह संघर्ष करके जी रहा है, उनसे आप थोड़ा बात कर लीजिए और वो आपको बताएंगे कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। फिर आप जो भाजी बेच रहे हैं उससे बात करिए, वो भी बोलेंगे बहुत महंगाई हो गई। आपको भी पता है बहुत महंगाई हो गई है। 500 रुपए में आप आज से 2 साल पहले जितनी वस्तुएं खरीद सकते थे, उतनी वस्तुएं अब आप नहीं खरीद। और आपको पता ही चला कि आपके 500 रुपए जो आपकी जेब में थे, 500 रुपए की वैल्यू कम हो गई। कोई चुपचाप आपके 500 रुपए में से उस रुपए की जो कीमत है उसको चुरा रहा है हर दिन, और आपको पता ही नहीं चल रहा, और मुझे पता ही नहीं चल रहा। एक कारण ये हो सकता है कि वो रूस जो है वो युद्ध कर रहा है, इसलिए महंगाई हो गई। लेकिन सर की कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो बड़े हायर लेवल पे होते हैं, हायर टियर। जैसे कि मैंने बहुत लोगों से ये एक विचार के तौर पे मैंने प्रयोग किया है। मैंने पूछा कि जीडीपी कौन समझता है इस कंट्री में या विश्व में, और ये महंगाई कैसे डिसाइड हो जाती है जीडीपी से। ये जो जीडीपी है, महंगाई है, इनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा कि ये वास्तविकता में क्या होता है। और आपको अचानक पता चलता है कि लोग प्याज नहीं खरीद रहे। क्यों? क्योंकि प्याज बहुत महंगी हो गई, आलू बहुत महंगा हो गया। कैसे महंगा हो गया? उसकी शिनाख्त करने की जरूरत है, और उन सारे मुद्दों की शिनाख्त करने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए, एक वाया चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है कि खोजबीन करना और पड़ताल करना भी बड़ा रिस्की मामला है। पहले जो खोजी होते थे उनकी समाज में बड़ी इज्जत हुआ करती थी। आज खोजी अगर कोई है तो उसको बड़े शक की निगाह से। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का
समाज हमने बना लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा समाज बन गया, जिस तरह का समाज हमने बना लिया है उसमें जितने वाया हैं उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण वाया लेखन है, साहित्य है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय में हमें हरिशंकर परसाई, जॉन बन्यन और इस तरह के, क्योंकि जब समय बहुत अच्छा ना हो तो कटाक्ष एक बहुत बड़ा हथियार है। और इन कविताओं में भी आप देखेंगे कि ऐसा लगता है, मैंने इसके लिए एक शब्द सर आपके लिए सोचा है कि पता नहीं आपको कितना पसंद आएगा, लेकिन हम जब अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो हम सेंसिबिलिटी पे बहुत आते हैं, संवेदना शायद उसको हिंदी में कहेंगे। आपकी संवेदना थोड़ी सी कविताओं में टॉर्चर्ड संवेदना लगती है। तो शायद अब हम ऐसे समय में आ गए जहां पे संवेदना कौन अफोर्ड कर सकता है, उस पर भी एक सवालिया निशान है। आजकल संवेदनशील होना भी आसान नहीं है। और वो आपकी कविताएं पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत खुलकर बोलना चाहते थे, लेकिन किसी तरह से आपने अपना गला वहां पर अपने गले को पकड़ लिया। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि पता लगा नहीं आते कि आप कोई आईटीआई लगा दो कि ये तो मेरे बारे में लिख दिया, या फिर विश्वविद्यालय बोले कि इसमें विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो गई। तो मुझे लग रहा है कि सर की कविताओं को पढ़ते वक्त मुझे ये सवाल भी मन में आया कि क्रिएटिविटी, जो सृजन जिसको हम कहते हैं, क्या वो सच में आजाद है? और समय नहीं है तो मैं बहुत सारे आपको एविडेंसेस या आपको मैं सबूत भी पेश कर देता कि सर ने कहां अपने आप को रोक लिया। और ये कहना ही चाहता हूं कि ये सर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सर का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी एपिस्टेमी का प्रॉब्लम है। एपिस्टेमी को अगर हम अनुवाद करें तो द नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान भी एक मटीरियल चीज है। जब वो कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो अपनी कंडीशन के साथ एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए किसी को वो कविता लिखनी पड़ी, मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी कि दबे पैरों से उजाला आ रहा है। उजाले में भी दबे पैर देने पड़े। अब उजाला अपने पुराने शान शौकत और तौर तरीके से अब नहीं आ सकता, अब उसको भी दबे पांव आना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। सभी का धन्यवाद।